अस्सलामुअलैकुम। साइकोलॉजी क्लास में खुश आमदीद। मैं शाज़िया गुलाम नबी आज एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। आज का हमारा टॉपिक है जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर, जिसे शॉर्ट फॉर्म में GAD भी कहा जाता है। इसमें हम इसकी सिम्टम्स देखेंगे, कॉजेज़ देखेंगे और ट्रीटमेंट देखेंगे। सबसे पहले सिम्टम्स की तरफ आ जाते हैं। अगर आप किसी क्लास के सामने प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी का शिकार हो रहे हैं तो ये एक नॉर्मल बात है और ये यूज़फुल भी होती है, क्योंकि ये आपको अलर्ट करती है, क्योंकि इससे आप बेहतर परफॉर्मेंस देते हैं और उस प्रेजेंटेशन के बाद आपकी एंग्जाइटी फ़ौरन दूर हो जाती है। लेकिन 3% लोग ऐसे होते हैं जिनकी परेशानी दूर नहीं होती, वैसी की वैसी ही रहती है, यहाँ तक कि वो इवेंट ख़त्म भी हो जाता है लेकिन वो इसकी एंग्जाइटी दूर नहीं होती और इन अलामात का सबब बनती है, जैसे कि चेस्ट पेन, नाइटमेयर्स और बाज़ दफ़ा एंग्जाइटी इतनी सीवियर हो जाती है कि घर से बाहर निकलते हुए एंग्जाइटी होती है। कोई काम, सिंपल सा काम करते हुए भी एंग्जाइटी होना शुरू हो जाती है। इसको कहते हैं GAD, जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर। इसकी अलामात हैं कि बहुत ज़्यादा परेशान होना और वो परेशानी वैसे ही रहे, बग़ैर किसी रीज़न के परेशान होना शुरू हो जाना, डेली लाइफ की चीज़ों की वजह से परेशान होना शुरू हो जाना, जैसे कि मनी, फैमिली की वजह से, वर्क, कोई भी काम की वजह से या रिलेशनशिप की वजह से परेशान हो जाना। और जिनको ये एंग्जाइटी होती है उनको ख़ुद पता होता है कि वो एंग्जाइटी का शिकार हो रहे होते, लेकिन उनसे वो कंट्रोल नहीं हो पा रही होती, वो स्टॉप नहीं कर पा रहे होते इसे। और जो सीवियर GAD का शिकार होते हैं वो बहुत ही कमज़ोर से नज़र आते हैं, हर काम में बहुत कमज़ोरी दिखाते हैं और यहाँ तक कि सिंपल सा काम करते हुए भी उनको एंग्जाइटी होती है। और जो माइल्ड एंग्जाइटी का शिकार होते हैं वो कुछ काम कर लेते हैं, जैसे कि रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ या जॉब वगैरह। कुछ और सिम्टम्स भी हैं इसकी GAD की, जैसे कि रेस्टलेसनेस, एजीनेस, इरिटेबिलिटी और डिफ़िकल्टी कंसंट्रेशंस, यानी किसी काम की तरफ वो अलर्ट नहीं हो पाते। और ये जो साइकोलॉजिकल सिम्टम्स होती हैं इनकी वजह से फ़िज़िकल प्रॉब्लम्स भी होती हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो जाती है, खाना हज़म नहीं होता, या खाना बहुत कम खाते हैं या बहुत ज़्यादा खाना शुरू हो जाते हैं, पट्ठों में खिंचाव पैदा हो जाता है और नींद की कमी हो जाती है। और नींद की कमी की वजह से बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा थकावट का शिकार रहती है और जिस्मानी तौर पर भी वो कमज़ोर नज़र आते हैं। जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर का क्राइटेरिया, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया DSM-5 से देख लेते हैं। ए है बहुत ज़्यादा परेशानी होना किसी भी चीज़ को लेकर और डिफरेंट एरियाज़ में ये परेशानी होना, जैसे कि स्कूल वर्क में या घर के काम में या ऑफिस वर्क में, इस तरह। और कम से कम इसका जो दौरानिया है वो 6 मंथ, कम से कम ये अलामात लास्ट 6 मंथ से हो रही हों। नंबर B है, और इस इंडिविजुअल्स के लिए अपनी इस परेशानी को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो। नंबर C है, ये जो एंग्जाइटी है, ये जो नीचे 6 अलामात बताई गई हैं इनमें से कम 3 अलामात लाजमी होनी चाहिए और बच्चों में कम 1 लाजमी होनी चाहिए। D है, और ये जो फ़िज़िकल और एंग्जाइटी हो रही है, ये जो सिम्टम्स हैं इनकी वजह से इंसान किसी इंडिविजुअल के डिफरेंट एरियाज़, लाइफ के एरियाज़ डिस्टर्ब हो रहे हों, जैसे कि स्कूल परफॉर्मेंस डिस्टर्ब हो रही हो या ऑफिस वर्क डिस्टर्ब हो रहा हो या घर के काम जो कर रहे हैं वो डिस्टर्ब हो रहे हों। E है, ये जो अलामात हैं किसी भी मेडिकेशन का इफ़ेक्ट ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ मेडिसिन्स होती हैं जो कि थायराइड हार्मोन को ज़्यादा कर देती हैं और थायराइड हार्मोन के ज़्यादा होने से परेशानी होती है, तो ये किसी मेडिसिन्स का इफ़ेक्ट नहीं होनी चाहिए। F है, ये जो अलामात हैं ये किसी और मेंटल डिसऑर्डर की अलामात के साथ मिक्सअप ना हो रही हों, यानी कोई और जो है डिसऑर्डर वो इसको बेहतर तौर पर एक्सप्लेन ना कर सकता हो। ये जो डिसऑर्डर दिए गए हैं, जैसे कि एंग्जाइटी एंड वरी और पैनिक अटैक लाइक, इस तरह के जो नीचे डिसऑर्डर दिए गए हैं इनके साथ इनकी अलामात बिल्कुल मैच ना कर रही हों, तो ये जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर का क्राइटेरिया अगर ये मीट करेगा किसी पर्सन में तो हम उसे डायग्नोस कर सकते हैं कि वो जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर का शिकार है। नेक्स्ट इसके कॉजेज़ देख लेते हैं। के कॉजेज़ में आ जाता है ये जेनेटिक्स कॉज भी हो सकते हैं और एनवायरमेंटल कॉज भी हो सकती हैं। जेनेटिक कॉज में ये होता है कि फैमिलीज़ में किसी पर्सन को अगर ये हो तो वहाँ से जीन्स के ज़रिए ये मुंतकिल हो सकते हैं। बाकी एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जो कि बहुत सारे हो सकते हैं, किसी भी वजह से इंसान जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर का शिकार हो सकता है, वो हर इंडिविजुअल के डिफरेंट होते हैं। नेक्स्ट ट्रीटमेंट देख लेते हैं। इसकी ट्रीटमेंट में आ जाती है साइकोथेरेपी और मेडिकेशन, और प्लस ये दोनों का कम्बिनेशन भी इसके ट्रीटमेंट में आता है। साइकोथेरेपी में हम CBT करते हैं,
कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, क्योंकि पेशेंट की सोच की वजह से ही ये डिसऑर्डर होता है, जो कि थिंकिंग जो होती है उसकी अनकंट्रोलेबल होती है। तो सीबीटी की जाती है ताकि वो अपनी थिंकिंग पर कंट्रोल हासिल कर सके। और मेडिकेशन में आती हैं बेंजोडाइज़ेपिन और एंटी डिप्रेसेंट जो होती हैं वो इन्हें सजेस्ट की जाती हैं। बेंजोडाइज़ेपिन जो होती हैं वो रिलैक्स करती हैं और काम करती हैं, और एंटी डिप्रेसेंट दी जाती हैं जो कि SSRI सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर यानी सेरोटोनिन को रीअपटेक करती हैं, क्योंकि सेरोटोनिन की एक्सेसिव मिकदार की वजह से, एक्सेसिव पासिंग की वजह से ये एंग्जाइटी होती है और मूड को बेहतर बनाती हैं। इसलिए मेडिसिन और साइकोथेरेपी का कम्बिनेशन जो होता है वो बहुत ही इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है, क्योंकि मेडिसिन से टॉलरेंस हो जाती है, डिपेंडेंस हो जाती है इंसान की। तो सीबीटी जो होती है वो अपनी प्रॉब्लम को ख़ुद सॉल्व करना और उसे कंट्रोल करना, उसमें मदद देती है। अभी तक के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, आगे भी शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।